हमने थ्योरी ऑफ मशीन में अब तक फ्री लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन का मतलब फ्री लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन क्या होता है कि ऐसा वाइब्रेशन जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और कोई डैम्पिंग नहीं है, मतलब कोई पीरियाडिक फोर्स बार बार नहीं लग रहा है। एक बार फोर्स लगा था इनिशियल कंडीशन में बस डिस्प्लेस करने के लिए, मतलब उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से बस डिस्प्लेस करने के लिए एक बार फोर्स लगा था, उसके बाद फोर्स कोई नहीं लग रहा और कोई भी उसमें डैम्पिंग नहीं है, यानी कोई फ्रिक्शन वगैरह काम नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। और लॉन्गिट्यूडिनल वाला यानी जैसे कि शाफ्ट में हमने लिया था, शाफ्ट में कैसा लीनियर ऐसे मोशन हो रहा है, या फिर शाफ्ट कह सकते हैं या फिर स्प्रिंग मास का एक सिस्टम कह सकते हैं, उसमें लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन यानी ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना सीख लिया था, जिसको फ्री या नेचुरल फ्रीक्वेंसी, स्वतंत्र या प्राकृतिक आवृत्ति निकालना हमने सीखा था। ठीक है, अब उसका पहला मेथड हमने देखा था, उसमें भी पहला मेथड देखा था इक्विलिब्रियम मेथड। अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है हमारा? एनर्जी मेथड। क्या है? एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड क्या है? एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड ये इस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है किसी भी सिस्टम का, मैकेनिकल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा दोनों का जो योग होता है यानी दोनों का जो सम होता है वो क्या रहता है? हमेशा नियत रहता है, यानी कांस्टेंट बना रहता है। तो हम यहाँ पे बात करें अगर, तो मीन पोजीशन पे एक वाइब्रेटिंग सिस्टम में मीन पोजीशन पे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, यानी उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यानी कि स्थितिज ऊर्जा है वो मिनिमम होता है। जैसे पेंडुलम वाला एग्जांपल ले लीजिए। पेंडुलम वाला एग्जांपल ये है कि ये मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से, ठीक है ना, यहाँ पर जब होता था तो यहाँ पर जो है इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, मैक्सिमम है। ठीक है ना, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं यहाँ पे, मतलब समझ सकते हैं वेलोसिटी जीरो हो जाता है क्योंकि फिर वापस ही आने लगता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस थ्योरी के आधार पर किया जाता है कि जो मीन पोजीशन होता है यानी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो या मिनिमम होता है। ठीक है, और स्ट्रेन एनर्जी कहने का मतलब कुछ नहीं रहता है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्ट्रेन एनर्जी से। ठीक है, तो ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, जो कि एक जगह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, और एक जगह जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये थ्योरी अगले में बताएंगे, रेले में, ये इसमें नहीं। इसमें बस ये जानिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग जो होता है वो नियत रहता है, ये उसमें नहीं। मिनिमम और मैक्सिमम वाला वो अगले में देखेंगे हम लोग। ठीक है, वो अगले में यानी कि रेले मेथड में देखेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग जो होता है जीरो होता है। तो अगर बात करें किसी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? स्प्रिंग मास का ही पिछला वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? तो 1/2 m मास m था और v स्क्वायर, v मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका एक बार डाट। ठीक है ना, एक बार अवकलन करते हैं विस्थापन का तो क्या मिलता है हमको? वेग मिलता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा? ई। देखिए वो मीन फोर्स, देखिए हम आप पढ़ते हैं mgh, तो mgh में mg क्या है? वो फोर्स ही तो है, एवरेज फोर्स है या मीन फोर्स है। तो यहाँ पे मीन फोर्स क्या होगा? तो 0 प्लस
जो रिस्टोरिंग फोर्स है वही मीन फोर्स है, यानी एस एक्स जो स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है ना, 0 प्लस एस एक्स अपान 2, या फिर कहें हम फार्मूले के रूप में लिखें तो लिखेंगे, पहले लिख दें मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो ये होगा, मीन फोर्स क्या होगा 0 प्लस एस एक्स, शुरू में कुछ नहीं था मीन फोर्स, उस पर शुरू में कुछ नहीं था फोर्स, तो 0 प्लस एस एक्स, जब डिस्प्लेसमेंट किया तब उस पर फोर्स आया, अपान 2, और इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हमने किया है एक्स का डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये एस एक्स स्क्वायर अपान 2। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब हमने बताया कि ये क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, यानी इनका जो है टाइम डेरिवेटिव यानी समय के सापेक्ष अगर अवकलन कर दे तो ये क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा, नियत है। तो यानी टाइम डेरिवेटिव पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो अब क्या पोटेंशियल एनर्जी का मान रख दीजिए, यहाँ पे अवकलन कर दीजिए रख के, तो डी डी टी स्थितिज ऊर्जा क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, अवकलन कर दीजिए, बराबर 0 है, बराबर 0 हमको लेके चलना है, तो अवकलन कर दीजिए। तो इसका अवकलन करने पर क्या होगा, इसको पहले लिखते हैं ताकि, क्योंकि ये पहले रहता था, तो 1/2 m कांस्टेंट है, नियतांक है, तो बस इसका होगा तो 2x होगा, लेकिन x डॉट का भी फिर से होगा ना, तो x क्या हो गया, डबल डॉट हो गया, ठीक है, x डॉट 2 डबल डॉट हो गया। फिर इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 फिर से s 2x फिर से इंटू x डॉट बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि बराबर 0 चल रहा था, क्योंकि x का एक बार फिर अवकलन करेंगे, डॉट मतलब ये समय के सापेक्ष अवकलन है, डी डी टी है, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ x डॉट जो है x डॉट से कट जाएगा, क्योंकि भाग दे देंगे उधर 0 है, खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा, एम एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स बराबर 0। देखिए वही समीकरण फिर से आ गया जो हम पिछले में पढ़ रहे थे, एम एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स बराबर 0, यही तो था। इसको भाग देने के बाद क्या हम बना ले रहे थे, एक्स डबल डॉट प्लस एस अपान एम एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो होता था यही क्या होता था, यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर होता था, यानी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से ओमेगा एन का मान वही हो जाएगा अंडर रूट एस अपान, ये भी एक तरीका है निकालने का, ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। कहने का मतलब है दोनों में से कोई विधि लगाइए, या फिर कोई विधि पूछ सकता है, या फिर कह देगा कि कोई भी एक विधि लगा दीजिए, तो कोई भी एक आप एक विधि लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया ओमेगा एन। अगर इसी का जब फिर आवर्तकाल निकालेंगे तो फिर वही चीज़ है 2 पाई, क्या होगा 2 पाई अंडर रूट एम अपान एस होगा। और अगर एफ एन निकाले, यानी ये वो वाला, ये सर्कुलर है, ये वाला लीनियर है, तो 1/2 पाई सॉरी एस अपान एम, ठीक है। तो इस तरह से इस विधि से भी, तो इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी मेथड। यानी मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी और मान लेते हैं क्या कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व ही रहता है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होगा, उनका जो अगर समय के सापेक्ष अवकलन करें, क्योंकि वो बदलने वाले हैं नहीं, नियत रहेंगे, तो 0 होगा, तो वही एनर्जी मेथड। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पहले निकाला ही है, इसको रख दीजिए, अवकलन कर दीजिए, आ गया, फिर वही मिल गया, ठीक है। अब अगला रेले मेथड है, जो कि अप्रॉक्सीमेट मेथड है, और उसमें एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और जो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है वो मैक्सिमम होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। ये ध्यान रखना है।
यानी कि मीन पोजीशन पे जब रहेगा, मीन पोजीशन मतलब जहाँ से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जहाँ पे रुका होता है, जब वाइब्रेशन नहीं होता है और जहाँ पे रुका होता है, जैसे एक सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक को लटकाएं तो यहाँ पे रुका रहेगा ऐसे धागे से, तो वो उसका क्या होगा, मीन पोजीशन। जब डिस्प्लेस करते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। और यहाँ पे जैसे छोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अब इसका मैक्सिमम होगा जब मीन पोजीशन वाला स्थिति आएगा तो, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। तो इस सिद्धांत पर अगला काम करेंगे। अगला मेथड है तीसरा, है रेले मेथड। RAYLEIGHS, रेले की विधि कहते हैं हिंदी में। ठीक है, रेले मेथड दिखाई दे रहा है, रेले की विधि। चलिए, तो इसमें अभी हमने बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो मोशन हो रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं जो वाइब्रेशन का मोशन है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन है तो हम मानेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए बहुत छोटा वाइब्रेशन हो रहा है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। तो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो उसका फार्मूला क्या होता है कि किसी समय टी टाइम पर x जो डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी समय जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, कैपिटल X, जहाँ पर ये क्या है, आयाम है यानी एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा t के बराबर होता है कि नहीं होता है, यही होता है। इस तरह से इक्वेशन होता है किसका, उसका SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है ना। तो अब देखिए x क्या होता है, x आयाम होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या निकालना है कि इसका जो है काइनेटिक एनर्जी जो होगा मीन पोजीशन पे, ठीक है ना, बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है ना। क्योंकि एनर्जी जो जीरो हो जाता है, वही चीज़ है कि कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर बात करिए एक्सट्रीम पोजीशन पे लगाएं, वही चीज़ है, ये अवकलन नहीं करना, लेकिन वही चीज़ है, कुछ और नहीं। मान लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये कौन सा वाला है, एक्सट्रीम पे, मतलब एकदम दूर वाला पे। अब मीन पर क्या होगा, ये मीन पोजीशन पे। तो बताइए मीन पोजीशन पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी कि हम क्या कहेंगे, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हमको चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए, वेग चाहिए ना, x डॉट चाहिए। तो x डॉट पहले निकाल लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, x ओमेगा कास ओमेगा t। अब हमको मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या होगा, x डॉट मैक्सिमम कब होगा, जब ये इसका मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो x ओमेगा होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा वेग, जो कि मीन पोजीशन पे है, क्योंकि मैक्सिमम वेग किस पर होता है, मीन पोजीशन पर ही होता है, यही वेग है, मीन पोजीशन पर वेग। एक्स डॉट मैक्सिमम मतलब क्या है, वेग है, और कौन सा वेग, मैक्सिमम वेग, जो कि मीन पोजीशन पे होता है। अब तो लगाते हैं, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, x कितना होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे,
बताइए x का मान मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो होगा 1 होगा, यानी कैपिटल X होगा। तो देखिएगा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन बराबर पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या होगा, हाफ m x डॉट मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है ना। तो x डॉट मैक्सिमम कितना है, x ओमेगा का स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो क्या होगा, मीन फोर्स वही होगा, ठीक है ना, 0 प्लस या फिर 0 प्लस SX इंटू एक्स। लेकिन यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पर बात किया जा रहा है ना, तो यहाँ x थोड़ी रहेगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल X, बड़ा वाला x हो जाएगा, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी वही फार्मूला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन 2, तो सॉरी ये हो जाएगा s कैपिटल X स्क्वायर अपन 2। तो यहाँ से हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ क्या बचा, हाफ m कैपिटल X स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा n मानिए ये, अगर मान ले रहे हैं तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ओमेगा n लिखते चलिए, तो ओमेगा n का स्क्वायर है और x स्क्वायर अपन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, ओमेगा n स्क्वायर बच जाएगा, यानी ओमेगा n का मान हो जाएगा अंडर रूट s अपन, वही आ गया। फिर से t का मान वही हो जाएगा 2 पाई अपान अंडर रूट m अपान s, और fn का मान जो लीनियर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट s अपान m, तो फिर वैसे निकाल लेंगे। तो इसको कहते हैं रिले मेथड, ठीक है। अब देख लेते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप, तो ये हो गया, ये 3 मेथड से, तीन ही मेथड से निकालना था नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जो है आगे आते हैं, बढ़ते हैं। अब ट्रांसवर्स वाइब्रेशन यानी अनुप्रस्थ वाइब्रेशन का क्या कर लेते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, यानी Fn निकाल लेते हैं, यानी ओमेगा n भी निकाल लेते हैं, Fn भी निकाल लेते हैं, टाउ भी निकाल, सॉरी t भी निकाल लेते हैं, आवर्तकाल भी। देखिए ये सब वाइब्रेशन अभी हम फ्री पढ़ रहे हैं, और स्प्रिंग मास या फिर स्पिंडल जो है या शाफ्ट है उसके मास को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जो हैवी मास लगे हुए केवल उसी मास को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अगला हेडिंग है आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस। यानी मुक्त अनुप्रस्थ कंपन का या फिर की या का नेचुरल को प्राकृतिक आवृत्ति, ठीक है। तो ये मुक्त अनुप्रस्थ कंपन का प्राकृतिक आवृत्ति। तो इसमें ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में हम क्या लेंगे कि हम लेते हैं एक हमारा स्पिंडल है जहाँ पे एक सिरे पर एक हैवी मास लटका है और ये नेग्लेजिबल मास का है, ठीक है। अब इसको क्या किया जा रहा है, अब इस पर इस मास के कारण एक स्टैटिक डिफ्लेक्शन होगा,
जैसे स्पिंडल शुरू में नहीं था, अब जब हमने मास लगाया, है ना, पहले ये मास नहीं लगा हुआ था, तो ऐसे रहेगा, नेग्लिजिबल मास का है तो ऐसे रहेगा, ठीक है, नेग्लिजिबल मास का और सीधा, मतलब ये हार्ड है, ऐसा नहीं है लचक जाएगा। और फिर मास लगाने से क्या होगा, कुछ स्टैटिक डिफ्लेक्शन होगा, तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन मान लीजिए डेल्टा है, इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन हम दिखा सकते हैं, फिर भी नहीं दिखाएंगे और ऊपर ही बनाते हैं। स्टैटिक डिफ्लेक्शन कुछ होता है थोड़ा सा, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा आपके बुक में किसी और तरीके से दिया होगा, हम किसी और तरीके से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा डिफ्लेक्शन है। तो यहाँ न्यू पोजीशन है, तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा न्यू पोजीशन है, पहले यहाँ था, तो इतना क्या हो गया, डेल्टा जो है, इतना जो है हमारा स्टैटिक डिफ्लेक्शन हो गया। बुक में आपके ऐसे लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, जिससे आप लिखना चाहते हो उससे लिखिए, हम इससे लिख रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक डिफ्लेक्शन, अब क्या किया जाता है, इस यहाँ से इसको क्या किया जाता है, एक्स जो है डिस्प्लेस किया जाता है, यानी डिस्प्लेस किया जाता है, मतलब एक्स दूरी यहाँ से ले जाके छोड़ा जाता है, ठीक है। एक्स जो है डिस्प्लेस किया जाता है, यहाँ से लेके छोड़ा जाता है। अब ये क्या होगा, यहाँ से जब छोड़ा जाएगा तो ये क्या करेगा, इस मीन पोजीशन के अबाउट, क्योंकि मीन पोजीशन ये है, अब ये यहाँ पे इसका मीन पोजीशन कौन सा वाला है, ये है, ये मीन पोजीशन, ठीक है ना। अब इसके अबाउट क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। बिल्कुल वही चीज़ लग रहा है यहाँ भी, वही मेथड आप यहाँ भी लगा सकते हैं जो वहाँ पर यूज हुआ। तो अगर निकालना है तो बस वो इक्विलिब्रियम वाला लगा दें एक बार। तो यहाँ से क्या लग रहा है आपको, देखिए फोर्स स्टिफनेस के कारण फोर्स किधर की ओर है, ऊपर की ओर है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा नीचे की ओर है, तो इनर्शिया फोर्स किधर की ओर, देखिए डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है तो एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर होगा, वेलोसिटी भी नीचे की ओर। तो जब त्वरण यानी एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो इनर्शिया फोर्स किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो दो फोर्सेज लग रहे हैं। शुरुआत में ये देख लेते हैं, ये स्टैटिक डिफ्लेक्शन में क्या है कि डेल्टा इंटू एस बराबर वही चीज़, जहाँ पर एस क्या है, इस शाफ्ट का क्या है या स्पिंडल का क्या है, जो कि नेग्लिजिबल मास का उसका स्टिफनेस यानी कड़ापन जो आप कहते हैं ये है, और एम के कारण क्या है, mg के कारण, नीचे भार के कारण mg के कारण ये हो रहा होगा। तो यहाँ से s का मान निकाल सकते हैं, अगर इसका मान नहीं पता है तो mg अपॉन डेल्टा, इसका आगे यूज कर लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि जनरली इस तरह से बीम वगैरह में होता है, ये सब किस में आता है, बीम वगैरह में ये सब चीज़ें आती हैं। तो बीम वगैरह में क्या हमको पता होता है, डेल्टा पता होता है, यानी बीम से हम निकालते हैं ना, विक्षेप हम पढ़ते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ा जाता है, तो वो हमको डिफ्लेक्शन पता रहता है, इसलिए इसके फॉर्म में लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फोर्सेज कौन कौन से लग रहे हैं इस पोजीशन पे, इनर्शिया फोर्स पहला चीज है इनर्शिया फोर्स। वो इनर्शिया फोर्स का वैल्यू कितना होगा, mx डबल डॉट का स्क्वायर, किधर की ओर, ऊपर की ओर। देखिए एक्सेलरेशन एक्चुअल का नीचे की ओर है तो ये ऊपर की ओर होगा, क्योंकि इनर्शिया फोर्स एक्चुअल एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये डीएलएम्बार्ट प्रिंसिपल के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए डीएलएम्बार्ट बताएं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उस तरह से आप बल का दिशा वगैरह आपको देखने की ज़रूरत नहीं है बस। और जो है ये अगला वाला क्या है, अगला वाला है स्टिफनेस फोर्स, या इसी को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। उसी के कारण तो रिस्टोर हो रहा है, उसी के कारण क्या हो रहा है, वो वापस मीन पोजीशन पर आ रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, रिस्टोरिंग फोर्स एस एक्स के बराबर होगा स्टिफनेस इंटू एस, ठीक है। ये भी किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर। रिस्टोर करने का काम ऊपर की ओर हो रहा है, हम डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर दे रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। अब ये दोनों फोर्स देखिए, डीएलएम्बार्ट प्रिंसिपल के कारण इनर्शिया फोर्स और अप्लाइड फोर्सेज के प्रभाव में क्या होगा, संतुलन में होगा, यानी इन सब का क्या होना चाहिए, सम जीरो होना चाहिए। दोनों एक ही दिशा में है तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे बस जोड़ लीजिए mx डॉट का स्क्वायर प्लस sx बराबर जीरो। देखिए फिर से वही मिल गया समीकरण। तो यहाँ से क्या मिल गया, x डॉट डबल डॉट, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन तो ही होता है, तो एक्सेलरेशन x डबल डॉट बस होता है, सॉरी ये गलती हो गया,
तो ये हो गया x डबल डॉट s अपान m इंटू एक्स इक्वल टू 0। फिर से वही समीकरण, फिर से वही ओमेगा n का मान वही हो जाएगा अंडर रूट s अपान m। हाँ, लेकिन यहाँ आप चेंज कर लेंगे, s को चेंज कर लेंगे किसमें, इस वाले फार्मूले से। तो यहाँ से रख लेंगे mg अपान डेल्टा इंटू m से m कट गया, क्या हो गया g बाई डेल्टा, अंडर रूट g बाई डेल्टा हो जाता। ठीक है, अंडर रूट g बाई डेल्टा, ओमेगा n है ये, तो टाउ t कितना होगा, यानी टाइम पीरियड 2 पाई आवर्तकाल डेल्टा अपान जी होगा। और एफ एन कितना होगा, जो लीनियर नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा 1 अपान 2 पाई जी बाई डेल्टा। ठीक है, तो इस तरह से निकल जाता है हमारा जो भी वैल्यू है किसका, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का क्या है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो भी अभी स्प्रिंग मास या फिर शाफ्ट जो भी लगाया था, तो इसमें इसका मास निगलेक्ट कर रहे हैं और स्प्रिंग का भी मास निगलेक्ट कर रहे हैं। अब उसके मास को निगलेक्ट नहीं करेंगे, तब क्या होता है, तब फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी में। तो ये प्रूव किया जा सकता है और हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ इसमें जो है प्रूव करने का कोई मतलब नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है और बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो प्रूव नहीं करना है, डायरेक्ट आपको बता देना है, आपको नोट्स में लिखा हुआ भी मिल जाएगा इसको किस तरह से लिखना है पूरा लाइन में करके। तो क्या करते हैं, 1/3 क्या कर लेते हैं, मास में जोड़ लेते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए स्प्रिंग आप यूज कर रहे हैं तो ये हो गया, अब इसकी बात कर रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, ये हेडिंग क्या है, इफेक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट। हेडिंग लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा हेडिंग है, तो आप लोग बस सुन लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। इफेक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट आर स्पिंडल आर स्प्रिंग ऑन लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, यानी अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ कंपनों पर शाफ्ट या स्पिंडल या स्प्रिंग के जड़त्व का प्रभाव। जड़त्व का मतलब द्रव्यमान का प्रभाव। ठीक है, तो अगर मान लीजिए m है, इसका मास m डैश है स्प्रिंग का मास, और यहाँ पे हम कौन सा मास लगा रहे थे, अब तक इसको निगलेक्ट कर रहे थे, तो या फिर आप स्पिंडल भी मान सकते हैं। अब स्पिंडल का मास जो है m डैश, इसका भी m डैश है। तो अगर ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में जो Fn होता है उसमें क्या करते हैं, 1/2 पाई अंडर रूट s अपान m प्लस 1/3 ऑफ m डैश जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये भी कंसीडर हो जाएगा। ये प्रूफ किया जा सकता है कि इतना जो होता है इतना इफेक्ट लाता है इसके वजह से। तो अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो 1/3 ऑफ m डैश जहाँ पर क्या है, इसका मास है, तो इतना फ्रीक्वेंसी हो जाता है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं m डैश अपान 3, बस हो गया। मतलब ये फार्मूला हो जाएगा जब इसका भी इनर्शिया इफेक्ट यानी इसके मास का जो प्रभाव लिया जाए, तो s अपान m प्लस m डैश अपान 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रांसवर्स इसी के जगह हो रहा होगा वाइब्रेशन, यानी वो वाला अभी बता रहे थे जो अनुप्रस्थ वाला, तो कितना जोड़ते हैं, सब सेम चीज़ वही चीज़ है, 33/140 करते हैं। कितना करते हैं, 33/140 भाग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो मास जो होगा m डैश, यानी जो स्प्रिंग का मास होगा या फिर स्पिंडल का मास होगा, उसका कितना भाग जोड़ेंगे, 33 m डैश बटे 140, इतना जोड़ लेते हैं, तो ये भी कंसीडर हो जाता है।
तो ये हो गया कि उसका प्रभाव मतलब उसके मतलब स्प्रिंग का जो अभी तक नेग्लेक्ट कर रहे थे वो अब नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसका जितना द्रव्यमान है वहाँ उसको भी यहाँ पर रख देंगे, तो इतना नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमको मिल जाएगा। ये किसके लिए है? ट्रांसवर्स वाले के लिए है, और अगर वो लॉन्गिट्यूडनल वाला होगा तो m-3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है बाकी का जो है अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, आप बाकी का टॉपिक लेकर। ठीक है, शुक्रिया।